हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हुआ है और आज हम उसकी सेकेंड क्लास करेंगे। पाषाण कालीन सभ्यता का कल पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, आज सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने चैप्टर में सारे पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ा दी थी और एमसीक्यू कुछ कराए थे। आगे के एमसीक्यू आज हम करेंगे। भारत में किस राष्ट्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखिया या आदमगढ़? मैंने कल आपको बताया था कि भीमबेटका शिलाश्रय से चित्रकारी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका शिलाश्रय से चित्रकारी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। और विष्णु श्रीधर जी ने इसकी खोज की थी। विष्णु श्रीधर जी ने इस जगह की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को समझा? तो इसमें पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा को किसने देखा था, किसने खोज की थी? वीएस विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने मध्य प्रदेश रायसेन जिला में बेटका गुफा है उसकी खोज मध्य प्रदेश रायसेन में स्थित प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में एस वाकड़कर यानी विष्णुधर वाकड़कर ने की। का शैल चित्र स्थल की सूची सम्मिलित किया है यूनेस्को। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। विरासत स्थल यानी ह्यूमन हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज। बेटा किसने फिर सेम वही क्वेश्चन डॉक्टर वाकड़कर, विष्णु श्रीधर यहाँ पे वाकड़कर। ठीक है, कैरिक कैरिक मृदभांड पात्र उसी का नामकरण हुआ था। कैरिक मृदभांड उसी का नामकरण हस्तिनापुर में, अक्षित्र में, नौ में, लाल किला में। किस हस्तिनापुर में कैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में कैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गंगा यमुना दो आपकी सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के साथ जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने कारण कैरिक मृदभांड को ही कहा गया है। इसका एक विशिष्ट विशेषता थी। ठीक है, विशेषता थी इसको कैरिक मृदभांड कहा गया था। मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर आप लोग सुनेंगे। हस्तिनापुर आप लोग महाभारत कहानियों में हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। ठीक है, हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। 752 के दौरान हस्तिनापुर नामक पूरा स्थल की खुदाई पीबी लाल के निर्देशन में हस्तिनापुर की खुदाई हुई थी 752 के दौरान। ठीक है, नाम श्रम काल में महाराष्ट्र के घर के फर्श के रखते थे। नाम श्रम काल यानी ताम्रपाषाण, नाम श्रम काल यानी ताम्रपाषाण कब आया था? ये पाषाण काल के एकदम आखिरी में आया था। पाषाण काल का एकदम आखिरी चरण था ताम्र श्रम काल। लोग घर के फर्श के नीचे कैसे रखते थे? से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण से दक्षिण से दक्षिण की लोग रखते थे अपने घर के नीचे। आगे क्वेश्चन, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहलाती है। नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, गांव आदि पुराने स्थलों के आए जाने के साक्ष्य मिले। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ मिट्टी की हांडियां भी बन सकती। स्थल से मानव कंकाल के साथ प्राप्त
अब जैसे मैंने बताया था कि अंत्योष्टि कार्यक्रम कब शुरू किया था, मध्यकाल में। मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक अंत्योष्टि कार्यक्रम की बात होती है। ठीक है, अंत्योष्टि कार्यक्रम बात है। और मध्य पाषाण काल में एक जगह है जहाँ पर एक साथ लोग को दफनाया गया था, एक साथ दो लोग दफनाया गया था, के अवशेष प्राप्त हुए। साथ ही साथ हमें एक साथ तीन लोग अपनाया गया था, ये भी अब ये दमदमा में हमें एक साथ तीन अपनाया गया था, इसके अवशेष प्राप्त हुए। एक साथ और अवशेष प्राप्त हुआ है कि वो मालिक के साथ उसके, अगर किसी स्थान है तो साथ उसके को भी दफनाया गया था। ये अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त, कंकाल, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला है, तो तभी मिले साथ में दफनाया जाएगा। ब्रह्मगिरी में, कान में या मांसकी में, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर नगर के निकट स्थित नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। अर्थावास गड्ढे वाले घर, जो वाले घर का जहाँ ठंडी होती है ना, वहां गड्ढे वाले घर क्या करते हैं, गड्ढा बना के अंदर जाके सोते हैं। कि अंदर जो है तापमान नॉर्मल रहता है, तापमान नॉर्मल रहता है, इसलिए गड्ढा बनाकर अंदर जाके सोते हैं। गड्ढे वाले घर आपने कश्मीर स्थान पर मानव के साथ पाए जाने का साक्ष्य मिला है। अलग अलग तरह से आवाज के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मैंने बताया बुर्ज, आवाज के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, विवाह से क्या प्राप्त हुआ है, चावल, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। बस एक चावल के साक्ष्य, चावल की चावल की साक्ष्य प्राप्त हुए है। अब बताते हैं पूरा पाषाण काल क्या चले, पूरा पाषाण काल सोन या सोन घाटी, हम या मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा, मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा, राजस्थान रायसेन का गुफा, उसमें कार्य की जाती थी। पाषाण काल, तो पाषाण काल के अंतिम पाषाण काल में नव पाषाण काल, पाषाण काल बुर्ज, पाषाण काल में बुर्ज, मध्य पाषाण काल से नव काल तक में अवशेष है अंत्योदय का नव पाषाण काल, नाम पाषाण काल बनास घाट, नाम पाषाण काल बनास घाट, ए फोर पाषाण काल, ए फोर है, पी पी वन, पी वन सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन पाषाण काल सोन घाटी, मध्य पाषाण काल भीम गुफा और नव पाषाण काल बुर्ज, उत्तम पाषाण काल बनास घाटी जाना है। मेवासा एक पुरातात्विक स्थल है और उसमें वर्तमान में कौन स्थान है ये मिलाना है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान में कौन स्थान है ये मिलाना है। तो नेवासा होगा कर्नाटक में, वासा कर्नाटक में, माना राजस्थान, माना राजस्थान, ए का फोर हो गया हम लोगों का, ए का फोर हो गया है, यही ऑप्शन जाएगा, जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हो जाएगा, और बूटियांग गुफा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, माना राजस्थान या तमिलनाडु, तात्विक स्थल के नाम से, और वो वर्तमान में कहाँ पर है ये बताया गया है, वर्तमान में वो कहाँ पर है, ध्यान करना है, समय कौन सा सही है, कौन सा सही, में शैल की देव मंदिर, पर टेराकोटा सही, पर ताम्रकला कृतियां सही,
केवल एक और दो नमक नौ पाषाणी पुरा स्थल में जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नमक पूरा पाषाणी स्थल शासित प्रदेश है। स्थल 35 मीटर गहरा एवं का स्थल कर्तावास कर्तावास से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। कर्तावास से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। चंद्र केतुगढ़ बंगाल प्रांत में ऐतिहासिक पुरातत्व क्या है। बंगाल प्रांत में एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधारी नदी के तट पर विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल की टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा कला, ठीक है, टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं चंद्रकेतुगढ़ से। तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करती है। ठीक है, तत्कालीन शिल्प कौशल एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करती है। गढ़ेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम पाषाणी पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रत्नचंद्र अग्रवाल ने की। गणेशो राजस्थान की खोज किसने की थी? प्रोफेसर रत्नचंद्र अग्रवाल। प्रोफेसर रत्नचंद्र अग्रवाल उस पुरा स्थल से दोहरी पेचधार शिलालेख, ताम्र बाढ़ाग, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है? पेचदार शिखे, खाली, ताम्र बाढ़ाग, मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है? तो मोहराना पहाड़ से नहीं, घगरिया से नहीं, बगही से नहीं, लेखाइया से। लेखाइया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये सब फैक्ट है कि क्या चीज कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। मैप के साथ याद करेंगे तो आपको और जल्दी याद हो पाएगा। इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। ठीक है, जितना समझाया था मैंने कल समझा दिया था पूरा। आप लोग जाके कल की क्लास जरूर देखिएगा। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखाइया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कुछ सुरक्षित हालत में है और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। ठीक है। पहला, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। असल में क्या हुआ था उस टाइम ना, विंध्य क्षेत्र में सूखा पड़ गया था। विंध्य क्षेत्र में जब सूखा पड़ गया था तो लोग उसके बाद गंगा घाटी की तरफ आने लगे थे। विंध्य क्षेत्र के लोग गंगा घाटी की तरफ आने लगे थे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में सूखता चरण पड़ गया था। ठीक है, क्या हुआ था कि जलवायु परिवर्तन काल इस काल में सूखा आ गया था। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। वहां सूखा पड़ गया था इसलिए लोग गंगा घाटी की तरफ आने लगे थे। जी आर शर्मा ने सराय नहर सराय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र भोजन की कमी कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्य है। संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। और जैसा मैंने कल बताया था कि पुरातत्व के कौन है जनक, पुरातत्व के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रुश। रॉबर्ट ब्रुश जो है वो पुरातत्व के जनक है। ठीक है, भारत में पुरातत्व का जनक कौन है? भारत में कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारत में पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है।
ठीक है। भारत में पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब कोई पुरातत्व का जनक होगा, वो लोग चीजें खोजेंगे सारी, ऐसे बहुत सारे लोग स्टडी करेंगे, पुरातत्ववेद का जितनी स्टडी करेंगे तो वो सब चीजें खोज खोज के कहाँ रखी जाएंगी, कोई संग्रहालय में रखी जाएंगी, किसी संग्रहालय में रखी जाएंगी। विश्व का संग्रहालय कोपेनहेगन में है, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय पाल में है, और विश्व का संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय जो है, भाग या मंत्रालय, वो किसमें आएगा, संस्कृति, संस्कृति में आएगा। किस में आएगा, किस मंत्रालय में आएगा, संस्कृति मंत्रालय में आएगा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था, अभी मैंने बताया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, मैंने बताया आपको कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, भोपाल में है। और इसी को इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहते हैं। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंदर स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, स्वायत्त शासी मतलब एटॉन। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। अभी वही क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। तो हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पूरा पाषाण काल, हमने पाषाण काल पूरा पढ़ लिया, हमने पाषाण काल पूरा पढ़ लिया। और पिछले 30 वर्षों में जितने भी पीवाईक्यू आयोग द्वारा या फिर अन्य राज्य सेवाएं द्वारा कराए गए थे 48 क्वेश्चन पाषाण काल के, हमने पूरे वो लगा लिए। ठीक है। हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण में, मध्य में, नौ में। ठीक है। पूरा में हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा खोज आग की हुई। मानव क्या था यहाँ पे, खानाबदोश था। मानव क्या था, खानाबदोश था, शिकारी था, आखेटक था, संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था। ठीक है। और आग लगा के खाने को भून के वो खाना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मैंने क्या देखा, मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि माइक्रोलिथ उपचार आ गए थे। ठीक है। अब हड्डियों का उपकरण बनने लगा था, हड्डियों का उपकरण बनने लगा था क्योंकि वो ज्यादा हल्का होता था और आराम से मारा जा सकता था। ठीक है। माइक्रोलिथ आ गए थे, यहीं पे अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था, अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू हो गया था। कुरजोम और दमदमा में हमें साक्ष्य मिले हैं। फिर नवपाषाण काल में हमने देखा कि स्थायी खेती प्रारंभ हो गई, स्थायी खेती प्रारंभ हो गई, पशुपालन प्रारंभ हो गया, पशुपालन प्रारंभ हो गया। और पशुपालन में पहला पशु कौन सा हमें मिला, पशुपालन में पहला पशु हमें कुत्ता मिला जो मानव के साथ साथ रहता था। बुरझोम में साक्ष्य मिले हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी दफनाया गया। उसके बाद हमें क्या मिला, हमें स्थायी खेती हुई, पशुपालन हुआ। खेती होगी तो उसके अनाज भरने के लिए कुछ पात्र चाहिए रहेगा, उसके लिए मनका बनाया मानव ने, मटका बनाया। ठीक है। फिर पहिए का आविष्कार किया, उस मटके को ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार किया। स्थायी खेती हुई तो स्थायी खेती से हमें कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले कि खेती होती थी। मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, पुरानी खोज के अनुसार मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। फिर नई खोज के अनुसार लहुरा देव में सबसे प्राचीनतम 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी के बीच साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव में क्या मिला है, हमें सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है नई खोजों के आधार पर। उसके बाद कोलडीवा में हमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है।
ओल्डीवा में भी हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और सबसे पुरानी खेती में कौन कौन से अनाज थे? जौ थे, गेहूं था और चावल था, ठीक। मानव का कंकाल सबसे प्रथम कहाँ पाया गया था? नर्मदा नदी घाटी में पाया गया था। मानव का कंकाल सबसे प्रथम कहाँ पाया गया था? तो नर्मदा नदी घाटी में पाया गया था। ऐसे ही मैंने कल का भी कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट करवा दिया आपको और क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट करवा दिए। आप पूरी क्लास देखिए और कमेंट में फीडबैक देखिए दीजिए कि क्लास में क्या और अच्छा किया जा सकता है। उस हिसाब से हम लोग आपकी क्लास को चलाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।